तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दिसंबर 2024 में, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सो लेट्स स्टार्ट द एंडिंग मंथ ऑफ द ईयर विद रिवीजन इन अ नटशेल। तो आज हम पूरे हफ्ते की जो न्यूज़ है उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ जो रिवाइज करेंगे वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल। इसका क्या मतलब है कि एक बिज़नेस को कोई भी उसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें ईज़ मिले, उसको आसानी मिले। एवर सिंस इट्स इंसेप्शन टू इट्स एंड, कोई बिज़नेस शुरू हो रहा है तो अगर उसको रजिस्टर करना है, अगर उसको कोई पेटेंट अगर चाहिए या फिर कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, कोई भी टैक्सेस फाइल करने, कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व करना, अगर वो अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहते हैं उसके लिए भी सारी एक आसान उसको सुविधाएं मिले एक पोर्टल पे। उसके लिए पोर्टल करा गया है लॉन्च, जिसमें ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ावा दिया जाएगा एंड इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट फीडबैक ऑन इंडियाज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने लॉन्च किया है एकलव्य। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे जैसे एकलव्य ने खुद ही अपने आप को सीखा था, बट ही ऑलवेज वर्शिप्ड गुरु द्रोणाचार्य एज हिज टीचर। उसी तरीके से एकलव्य जो है वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा मटेरियल, बट इन दी एंड पढ़ना खुद से होगा। एक सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसको 2024 में जो थीम है, जो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन के नाम से जो थीम है 2024 की, उसी से ही रिलेट करते हुए इसको बनाया है एकलव्य को, ताकि आर्मी में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सके। अब इसको बनाया गया है किसके हेल्प के साथ, वो है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। सेबी हैज़ अप्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। NSE और BSE के बीच में अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है या फिर कोई भी पावर आउटेज हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी इन दोनों में से एक ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता, तो ताकि चूंकि स्टॉक एक्सचेंज नहीं, तो स्टॉक एक्सचेंज रुकना नहीं चाहिए, जो स्टॉक मार्केट है वो फंक्शन अच्छे से करनी चाहिए। तो BSE में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो NSE के थ्रू भी वो ट्रेड कर पाएगा। तो दैट इज़ द न्यूज़ बेसिकली। बट जो मेन पॉइंट है इसको याद रखने, जो इसके बारे में हमें याद रखना है वो ये है कि ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो आइडियल इंश्योरेंस ब्रोकर्स, ये एक कंपनी है। इसने पार्टनर किया है एक इंश्योरटेक कंपनी के साथ। जैसे फिनटेक कंपनी होती है, एडुटेक कंपनी होती है, वैसे इंश्योरटेक, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी, इंश्योरटेक कंपनी जिसका नाम है रिस्क कवरी। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल इंश्योरेंस डिजिटलाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो एक इंश्योरटेक एक नया टर्म था, इसलिए मेरे को ये न्यूज़ बढ़िया लगी। अदरवाइज आई डोंट हैव अ गुड इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। IIT गुवाहाटी ने होस्ट करना है 10th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये चीज़ तो याद रखने वाली बन जाती है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल है और ये करवा एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो IIT है वो करवा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है। इसकी मदद से करा रहा है CSIR की मदद से, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके मेरे ख्याल से हेड जो हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एन कलाई सेल्वी देवी मैम है इनकी, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं तो INS अरिघात ने रिसेंटली लॉन्च किया है K4 मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। अब इसकी रेंज जो है 3,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट होल्ड होगा काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। अगेन एक दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की न्यूज़। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो मसाटो कांडा सर, कांडा या कांदा, अब कांदा है या अनियन है, कांडा है, जो भी है, मसाटो कांदा सर जो है वो अपॉइंट करे गए हैं ADB के 11th प्रेसिडेंट, जो हमने कल डिस्कस करा था। अब हम असासागो नहीं नहीं मसट सागो असाकावा सर को हम फाइनली विदा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडियन केमिकल काउंसिल को ऑनर किया गया है किसकी तरफ से, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्योंकि इंडियन केमिकल काउंसिल जो है ये बहुत टाइम पहले से काम कर रही है और इसने कभी भी केमिकल्स के थ्रू वेपन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं दिया है, तो इसलिए उसको वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है OPCW, उनकी तरफ से द हेग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत, ये कैंपेन शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या है, कोई भी अगर फीमेल है, अगर उसकी 21 साल से कम की, वैसे तो नॉर्मली शादी अलाउड नहीं है, बट अगर 18 से भी छोटी है तो उसको तो हमें बिल्कुल ही प्रिवेंट करना है। 2030 तक का हमारे पास टारगेट है कि उसमें हमें कम से कम 5% तो इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अभी सीरियस बनता जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और ये सब चीज़ें तो बहुत पुरानी है और हमें कब से इसको रिड्यूस करना था, बट स्टिल अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही है, तो उसको बहुत सही टाइम है उसको एड्रेस किया जाए और उसको प्रिवेंट किया जाए, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। हाउएवर इट्स नेवर टू लेट, बट स्टिल इट विल बी वेरी लेट।
तो जो लड़के हैं इसमें 21 साल से कम में उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, और लड़कियों की 18 साल से कम में शादी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट की लिमिट्स के बारे में। तो यूपीआई 123 जो है, जो फीचर फ़ोन्स के लिए डेवलप किया गया है, जिससे आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो। उसकी जो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो पहले 5000 थी, लेकिन अब 10,000 हो चुकी है। यूपीआई लाइट की बात करी जाए तो उसमें जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है वो पहले 500 थी, अब 1000 रुपये हो चुकी है। सबसे पहले जब आया था तब सिर्फ 200 रुपये थी। यूपीआई लाइट बेसिकली जैसे आपका वॉलेट होता है पेटीएम का, उसमें आप पहले से ही पैसे लोड करके रखते हो और वहाँ से आप सीधा पेमेंट कर देते हो। उसमें आपको पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें आपका बैंक का भी कोई कनेक्शन नहीं होता कि अगर आपका बैंक का सर्वर डाउन है तो वो काम करेगा या नहीं करेगा। वो आपके वॉलेट में, वॉलेट से सीधा वहाँ पे चला जाएगा उनके पास में पैसे, जिसको भी आप भेज रहे हो बेनिफिशियरी को। सिमिलरली यूपीआई लाइट है, ये भी उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा वॉलेट है। अब इसकी अगर पर डे की अगर वॉलेट की लिमिट देखें कि इस वॉलेट में आप कितने पैसे स्टोर कर सकते हो, तो पहले इसमें 2000 रुपये स्टोर कर पाते थे, बट अब आप इसमें 5000 रुपये स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसकी एक वॉलेट है ना, तो उसमें आप एक लिमिट तक ही पैसे डाल पाओगे। जैसे फिजिकल वॉलेट होता है उसी तरीके से उसमें भी एक लिमिट तक ही पैसे डाल पाओगे आप। तो अभी 5000 रुपीज़ तक आप उसको रिचार्ज कर सकते हो और उसके बाद आगे उससे पेमेंट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज दैट इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था नाडा के थ्रू। अब नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वाडा। वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और ये अपना नाडा है। अब नाडा क्या देखता है कि कोई भी अगर एथलीट है, अगर वो कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है या किसी भी तरीके से कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अननेचुरली एनहेंस हो रही है, तो ये सब चीज़ों को देखता है नाडा। इससे रिलेटेड हमने एक और न्यूज़ देखी थी, नो योर मेडिसिन। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे कि नो योर मेडिसिन बेसिकली वो ऐप है जिससे कोई भी एथलीट जो है वो अपनी मेडिसिन को चेक कर सकते हैं कि क्या ये उसके लिए अलाउड है या नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमें हमारे नॉन वंस अनइंटेंशनली दे देते हैं कोई दवाई और हमें लगता है कि सही होगी, बट हम वो खा लेते हैं एंड अल्टीमेटली जैसे कुछ अच्छे एथलीट्स हैं जो बहुत ही क्या कहते हैं ट्रूथफुल है और ऑनेस्ट है, बट उनके साथ भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है फिर उनके ऊपर बैन लग जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो 8 ईयर ओल्ड, ओनली 8 ईयर ओल्ड दिविज रेड्डी हैज़ वॉन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप। बहुत बड़ी बात है। और ये आए हैं अगेन साउथ इंडिया ऑफ आवर कंट्री, साउथन क्या कहते हैं साउथ साइड ऑफ आवर कंट्री, और वहीं से सारे के सारे हमारे धुरंधर निकले चेस के, और ये तेलंगाना से आए हैं। दिविज रेड्डी नाम है इनका, सिर्फ 8 साल के है, और जो अंडर 8 की जो चैंपियनशिप है चेस की उसमें इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। जैसे अभी आपको पता भी होगा, इससे रिलेटेड मुझे याद है कि डिंग लेरेन और अभी डी गुकेश सर की भी अभी चेस टूर्नामेंट चल रही है सिंगापुर में, और उसके 4-5 मैचेस भी हो चुके हैं। तो लेट्स सी कैसे जाता है। वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड का नेशनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज जो है वो बिगिन हो चुकी है कोची में। अब अगली न्यूज़ की तरफ जाते हैं तो इंडियन बिलियनियर शशि रुइया हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही बिलोंग टू एसआर ग्रुप। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, तो इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एसआर ग्रुप से रिलेटेड थे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो इंडिया इज़ कमिटेड टू रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। अब रियाद में एक डिज़ाइन लॉ ट्रीटी हुई थी जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके पास जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कोई कॉपी ना कर ले, तो आपके इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी, जो स्पेशली डिज़ाइन से रिलेटेड है। कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट ये पर्टिकुलर डिज़ाइन से रिलेटेड है कि अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर अभी आपकी क्रिएटिविटी लग रही है, उसमें भी आपका इंटेलेक्ट लग रहा है, तो कोई कॉपी ना कर ले और उसको आपके ऊपर उसका पूरा हक हो। तो उसी के लिए ही ये ट्रीटी थी जिसमें इंडिया ने कमिटमेंट दे दिया कि हम इसको ज़रूर साइन करेंगे। और ये हमारे इंडिया के जो प्रोग्राम जो इससे रिलेटेड है वो है स्टार्टअप इंडिया 2016 और SIPP 2016। SIPP है स्टार्टअप्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, वही उसी से रिलेटेड है। बहुत ईजी है इसकी फुल फॉर्म, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ये भी 2016 में ही शुरू करी थी। स्टार्टअप इंडिया भी है, वो भी 2016 में ही करी गई थी टू बूस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। इसके अलावा एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी है। स्टैंड अप इंडिया इज़ टू बूस्ट द स्टार्टअप्स, वो जिसके जो एंटरप्रेन्योर है वो या तो विमेन होंगे या फिर SC/ST कम्युनिटी से होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है, एम जिसको बोलते हैं, वो 2000 कब शुरू हुआ था ये मुझे बताना। आई गेस 2016 में हुआ था, क्योंकि जो अटल नीति आयोग है वो 2015 में बना था, 2016 में ये शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो बनाई जाती है। हर हफ्ते एक लैब बनाने का ये मिशन रहता है। इसके जो मिशन डायरेक्टर हैं वो चिंतन वैष्णव सर हैं, और नीति आयोग की बात करी जाए तो BVR सुब्रमण्यम सर हैं आई गेस, जो उसके हेड हैं, और जो उनके वो है CEO हैं, क्योंकि इसमें CEO का कंसेप्ट होता है। जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और इसके अलावा तो
और कुछ इसमें ज़्यादा देखने वाली चीज़ नहीं है, बट जो देखने वाली चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। 2016 में ये शुरू हुआ था और अब ये 2028 तक, 1 मार्च 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और इसका जो बजट है वो होने वाला है 2750 करोड़, 2750 करोड़ रुपीज़। ठीक है। इसके बाद अगली स्कीम की बात करते हैं, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर क्या है, कोई भी जब आप रिसर्च कर रहे होते हो, कोई भी अगर आपके कोई फेलो कैंडिडेट्स होंगे जो फेलोशिप्स कर रहे होंगे या फिर पीएचडी कर रहे होंगे, तो वो अपने रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। कई बार आपके पास मैसेज भी आता होगा कि प्लीज़ ये वाली एक गूगल फॉर्म है, इसको प्लीज़ फिल कर दो, ताकि वहाँ से डेटा जो कलेक्ट होगा उसके बेसिस पर आपको रिसर्च पब्लिश करते हो। तो जो भी स्कॉलर्स होते हैं, जो भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चेस को पब्लिश करते हैं, तो उन सब के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल हो जहाँ पर जाकर आप उन सबको एक्सेस कर पाते हो। तो इसके लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है ये शुरू किया गया है। इसमें जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो अच्छे वाले हैं, वो सारे इसके पार्टनर होंगे। और इसीलिए इसको जो रेगुलेट करेगा वो यूजीसी करेगा। उसके अंदर जो मेन भूमिका निभाएगा वो यूजीसी करेगा, एआईसीटीई नहीं करेगा, क्योंकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ को देखता है। और एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वो सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस होते हैं उनको देखेगा। तो इसलिए यूजीसी जो है उसका यहाँ पे मेन रोल आएगा। और इसके अलावा इसमें जो एक मेन रोल निभाएगा वो है इनफ्लिपनेट। इनफ्लिपनेट में आईएनएफ है इंफॉर्मेशन, एलआईबी है लाइब्रेरी, और एनईटी नेटवर्क। तो एक नेटवर्क जिसमें एक लाइब्रेरी बन जाए, सेंट्रल लाइब्रेरी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये जो है ये साथ में अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। इसके लिए जो बजट है वो 6000 करोड़ है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 6000 करोड़ छोटी रकम तो होती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3 सालों के लिए होने वाला है और 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए होने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट, 2025, 26 और 27। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस न्यूज़। इसके अलावा ANRF, आत्म क्या था, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन ऐसे कुछ है इसकी फुल फॉर्म। तो ANRF विल पीरियोडिकली रिव्यू दिस, कि हाँ भाई जो वहाँ पे रिसर्चेस हो रही है सब कुछ सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, इट इज़ गोइंग एज पर प्लान और नॉट। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। COP29 जो बाकू में हुई थी अभी, उन्होंने फाइनली ये समझौता हुआ है, क्योंकि कोई भी इससे खुश तो नहीं है जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इंडिया इटसेल्फ, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ तो है ही। क्योंकि मेन बात है यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ की बात करी जा रही है कि डेवलप कंट्रीज़ जो ऑलरेडी कार्बन एमिट करके जो डेवलप बन चुके हैं, तो अब उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ताकि सारा देश, सारी दुनिया जो है वो एक ज़ीरो और नेट कार्बन एमिशन की तरफ जा सके। तो उसके लिए वो $300 बिलियन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे पर ईयर। बट ऑल ऑफ दी अदर कंट्रीज अदर देन द डेवलप कंट्रीज वांट कि वो $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन दे एवरी ईयर। तो पहले जो दे रहे थे $250 बिलियन दे रहे थे, तो सारे ऑलरेडी डिसएग्री थे और कोई कोई एग्रीमेंट पर पहुंचे ही नहीं थे। बट और उन्होंने बोल दिया था कि 250 नहीं मार रहे तो 300 दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। पर वो भी नहीं मारे थे। बट चलो, एनीथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। $300 बिलियन की तो चलो एग्रीमेंट हो चुका है। इसके अलावा COP30 जो है वो ब्राज़ील में होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो अब कोई बहाना नहीं, ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक और कैंपेन लॉन्च किया था, नई चेतना 3.0। तो इसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन के बारे में बात करें तो वो है एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, UBI, उसने ज्वाइन करा था पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी अगर जो बैंक है वो जब भी लोन देता है तभी तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती है, तभी तो खड़ी हो पाती है इंडस्ट्रीज जो आगे जाकर ऐसे प्रोडक्शन करती है जिसकी वजह से कार्बन एमिट होता है। तो जब भी कभी बैंक आगे से लोन दे तो उसको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जिस कंपनी को वो लोन दे रहा है वो कितना ज़्यादा कार्बन एमिट करती है, फिर वो कितने ज़्यादा ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे कार्बन एमिशन को रोका जा सके और ग्रीन एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो इसीलिए पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था, उसके बाद PNB जो है वो सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जो अडॉप्ट करने वाला है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलेंगे आपको कल दोबारा बहुत सारी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको ये सारा जो कंटेंट है चाहिए एक रिटर्न फॉर्म में रिवाइज करने के लिए, तो टेलीग्राम पे द कूल स्कूल को आप फॉलो कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट और एनीथिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू।